नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के इस सेशन पर। मैं भोला शंकर महोदया। आई होप आप सब लोग नई क्लास, नए टीचर्स, नए बुक्स और नए फ्रेंड्स के साथ स्कूल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए सेशन में आपके मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर, इसका टाइटल है रियल नंबर, को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट को रियल प्रॉब्लम या जो क्वेश्चन होता है उसके साथ रिलेट करने में सहूलियत हो। ये वीडियो हम हर तरीके के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को एक्सप्लेनेशन का जो स्पीड है वो स्लो लगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, रियल नंबर क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम्स को क्विकली रिवाइज करने के साथ। आपने पिछली क्लासेस में वेरियस टाइप्स के नंबर सिस्टम्स को पढ़ा है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं हम नंबर सिस्टम को। आपने नंबर सिस्टम को जब पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले जिस नंबर सिस्टम को आपने पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है ये आप सबको पता है। ऐसे नंबर्स जो आपके मुंह से नेचुरली निकल के आते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। कई बार हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक। दूसरा जो नंबर सिस्टम है दैट इज होल नंबर। होल नंबर जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर ही क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। मीन्स होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। देन थर्ड टाइप ऑफ नंबर इज अ इंटीजर नंबर। इन इंटीजर नंबर we includes 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स में जीरो आता है, जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर के बाद नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहने का मतलब है वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर p and q is integers and q should not be equal to 0। तो ऐसे जो नंबर जो p/q के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे फ्रैक्शंस के जितने नंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जितने नंबर्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कहने का मतलब है वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाता है? इरैशनल नंबर कहलाता है। और इन सबको जब हम मिला दें, मीन्स नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इरैशनल सारे नंबर सिस्टम्स को जब हम मिला दें तो ये सब मिलके कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। और इन सब रियल नंबर्स को रियल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो काल्पनिक होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं।
इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब है ऐसा नंबर जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो, वो इमेजिनरी नंबर्स के अंडर आता है। और इमेजिनरी नंबर्स को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर जो होता है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इंटीजर है इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था एक ब्रीफ डिस्कशन नंबर सिस्टम्स को लेके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम रैशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि p और q जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो भी हो सकता है। पर एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कहता है कि p तो जीरो हो सकता है पर q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q कहने का मतलब है डिनोमिनेटर अगर जीरो किसी नंबर का हो जाता है तो उस नंबर को हम अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं। मीन्स अगर मेरे पास में कोई नंबर है 5/0 तो दिस वन इज अनडिफाइंड नंबर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रैशनल नंबर के लिए एक कंडीशन है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जितने भी आप फ्रैक्शंस है उनको लिख लीजिए, वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। जैसे 1/2, 5/3, 7/8। इवन अगर मैं केवल 5 भी लिखता हूं तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 5 को 5/1 भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पर p की जगह पे क्या आ गया 5 और q की जगह पे क्या आ गया 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखिए जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, सब के सब जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इवन जीरो भी जो है वो रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मैं जीरो को भी 0/1 लिख सकता हूं, इसलिए जीरो भी एक रैशनल नंबर है। अब जब हम ये रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमारे पास में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, उन नंबर्स को हम जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन नंबर्स का, तो हमें दो तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। पहला तो ये होता है कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है डेसिमल लेने के बाद में कि हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो बचता है। उस कंडीशन को कहा जाता है टर्मिनेटेड डेसिमल। उस तरीके के डेसिमल को कहा जाता है टर्मिनेटेड डेसिमल। फिर से बोलूं कि टर्मिनेटेड डेसिमल कहने का मतलब है वो स्थिति जब आपको डिवीजन के टाइम पर रिमाइंडर, एक स्थिति ऐसी हो जाए कि रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो उस तरीके का जो डेसिमल आपको मिलता है उसको बोला जाता है टर्मिनेटेड डेसिमल। तो टर्मिनेटेड डेसिमल का कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे 2.5, आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2.5। 2.5 कैसे आएगा, ये मैंने 2 से डिवाइड किया किसको, 5 को, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर देखिए जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये जो 5/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल के रूप में जब मैं 5/2 को लिख रहा हूँ तो वो मुझे मिल रहा है क्या, 2.5। और इस स्थिति में मेरे पास में जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इस तरीके का जो डेसिमल है ये क्या कहलाता है, टर्मिनेटेड डेसिमल। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल।
रिकरिंग कहने का मतलब है रिपीटिशन, बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिकर हो रहा है बोलते हैं। तो जैसे आपने 1/3 लिखा और इस 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे, मीन्स आपने 1 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो किस तरीके से होगा, आपने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, ये 10 हो गया। आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 सा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर 3 3 सा 9, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 बचा। तो ये 1 बचने वाला जो प्रोसेस है ये चलता ही रहेगा। इट मीन्स कभी भी रिमाइंडर आपका क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटेड है। नॉन टर्मिनेटेड कब कहेंगे, जब हमारे पास में रिमाइंडर कभी भी 0 ना बचे, हमेशा कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर हमें रिमाइंडर के रूप में मिलता रहे, तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। और रिकरिंग का मतलब है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब ये आगे पूरा 3 3 3 3 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। इस मीन्स ये रिकरिंग हो रहा है, ये रिकर हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल, और इस रिकरिंग डेसिमल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट होते हैं, एक पैटर्न में जब वो रिपीट होता है तो हम उस नंबर के ऊपर में इस तरीके से बार लगा देते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल का मतलब है कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद आए और जिसके ऊपर में क्या लगा हो, बार लगा हो, वो क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। तो अब फिर से कनेक्ट करिए, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड का मतलब नॉन जीरो रिमाइंडर, और रिकरिंग का मतलब डेसिमल के बाद के डिजिट्स का रिपीट होना। तो ये है नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो रैशनल नंबर है या तो उसको p/q फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाता है, या जब हम उसको डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये कि वो टर्मिनेटेड डेसिमल हो। टर्मिनेटेड डेसिमल का मतलब एक स्थिति ऐसी आ जाए जहां पर डिवीजन करते करते आपके पास में रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप डिवीजन किए जा रहे हैं और आपको हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, पर जो कोसेंट हो रहा है उसमें डेसिमल के बाद में जो नंबर या डिजिट आ रहा है वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल। तो ये रैशनल नंबर्स को लिखने के तीन तरीके हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में, एक टर्मिनेटेड डेसिमल के रूप में, और तीसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल के रूप में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इरेशनल नंबर को, कि रैशनल तो हमने समझ लिया, अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर कहने का मतलब ऐसे नंबर से है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, या अगर हम डेसिमल के रूप में जब इसको लिख रहे हैं तो ये होता है नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल। मीन्स अगर मैंने इस तरीके का नंबर लिखा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, मीन्स डेसिमल जो है वो आ ही रहा है, और डेसिमल आ ही रहा है मतलब वो नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल मतलब जहां डिवीजन करते समय हमारे पास में हर बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, और रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ बच ही रहा है, पर जो हमारे कोसेंट में जो डिजिट है वो किसी पैटर्न पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, फिर से 5 आया, फिर 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 0 आ गया, तो रिपीट होने का कोई पैटर्न नहीं है। रैंडमली कोई भी डिजिट जो है वो कोसेंट में आ रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल। और जनरली अगर हम एग्जांपल देखें तो वो प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर हो वो सब इरेशनल नंबर है। जैसे मैं अगर लिख दूं √2, √3, √5, तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, इरेशनल नंबर्स के। पाई भी जो है वो एग्जाम्पल है किसका, इरेशनल नंबर का।
तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे भी वो रैशनल है कि इरेशनल है? इसका तरीका है कि आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, और डेसिमल एक्सपेंशन लेने के बाद में अगर वो टर्मिनेटेड डेसिमल हो या वो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल हो तब तो वो रैशनल नंबर है। और अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मिले तो वो जो है वो एक इरेशनल नंबर हो। फिर से एक बार हम ये जो डेसिमल है जिसको हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं उसको फिर से समझ लें। अगर कोई नंबर जो है डेसिमल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डेसिमल जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जा रहा है 4 के बाद। क्यों टर्मिनेट हो जा रहा है? क्योंकि हमें कोई रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटेड डेसिमल। दूसरा एक होता है, एक कोई नंबर है जिसे हम डेसिमल में लिखते हैं और वो टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट नहीं होता मतलब उसका रिमाइंडर बचता ही रहता है, पर रिमाइंडर बचने के बाद भी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि डेसिमल के बाद का नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो। जैसे इस कंडीशन में 4, 5 के बाद जो 6 आ रहा है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या? रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटेड मतलब डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद नंबर्स डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, पर जो आने वाला डिजिट है वो एक प्रॉपर पैटर्न में रिपीट हो रहा है। इस कंडीशन में 6 रिपीट हो रहा है। और डेसिमल टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ हर बार हमें मिल ही जा रहा है, मतलब रिमाइंडर जो हमारा है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2.456 और 6 चूंकि रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। आइए अब नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग को भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या चीज है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेट नहीं हो रहा है? क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर हर बार कुछ ना कुछ मिल रहा है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो मिल ही जा रहे हैं। पर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो किसी एक पैटर्न पे रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी रैंडम नंबर, कुछ भी रैंडम डिजिट्स हमको मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। आइए अब थोड़ा प्राइम और कंपोजिट नंबर को भी रिवाइज कर लें। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है? प्राइम नंबर कहने का मतलब उस नंबर से है जिस नंबर को हम एक और उसके खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना कर पाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा नंबर जो खुद या केवल एक के टेबल पे ही आता है वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। या और इसको दूसरे शब्दों में क्लासीफाई करें तो हम प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर केवल वो और 1 होता है, खुद भी अपना एक फैक्टर होता है या एक उसका फैक्टर होता है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। अब एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ये हमने लिख रखा है 2, 5, 3, 7, 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल 2 को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड हैं। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। जिस तरीके से जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड होता है, जो ऑड नहीं है वो इवन होता है, वैसे ही प्राइम का ठीक उल्टा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है और जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम जब फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो फैक्टर के रूप में 1 और वो खुद नंबर के अलावा भी कुछ दूसरे प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं। अब जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। तो मीन्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब तक तो ये था एक बेसिक
इंट्रोडक्शन आपके इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में आगे हमें जो भी टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैंने ब्रीफली आपको बताने की कोशिश किया। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जो मेन चैप्टर है, चैप्टर का जो मेन कंटेंट है उसको। हमारा जो चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। जो हमको इस चैप्टर में देखना है वो है पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो कहता है कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर r मिलता है जो जीरो और उस जो डिवीजन जिससे हम कर रहे हैं उस नंबर के बीच में होता है। मीन्स अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 0 और 2 के बीच में होगा। ये रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है पर हमेशा 2 से छोटा ही होगा। इट मीन्स अगर मेरे पास में a एक नंबर है जिसको मैं b से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। ये है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम का यूज क्या है? इस एल्गोरिथम का जो यूज है वो HCF को फाइंड करने के लिए होता है। दो नंबर्स के बीच में अगर आपको HCF निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करना हो, तो इस एल्गोरिथम का यूज होता है। वैसे तो जो 10th का नया सिलेबस है उसमें इसका केवल ब्रीफ दिया हुआ है, उसका जो एप्लीकेशन है उसको हटा दिया गया है, पर फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए देखते हैं कि कैसे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग किसी दो नंबर के बीच में HCF को फाइंड आउट करने के लिए होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारे पास में दो नंबर है, एक है 128 और एक है 48। मीन्स हमको 128 और 48 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वो कहता है कि एक नंबर जो है, कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, सपोज वो नंबर n है, वो अपने कोसेंट और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर के एडिशन के बराबर होता है। मीन्स जब हम कोसेंट और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो वो न्यूमरेटर के बराबर हो जाता है, मीन्स उस नंबर के बराबर हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास में जो बड़ा जो नंबर है आप उसको लिख लिए 128। अब आपको क्या करना है, इस 128 को 48 से डिवाइड करना है। 128 को क्या किया आपने, 48 से डिवाइड किया। ये डिवाइड होगा 2 टाइम, 48 2 ज़ा 96। जब अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और यहाँ 3 मीन्स 32। तो यहाँ पे आपको कोसेंट क्या मिल गया, 2, डिनोमिनेटर क्या है 48 और जो रिमाइंडर है दैट इज 32। तो अब ये आप 128 को क्या लिख सकते हैं, 48 इंटू कोसेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 32। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस 48 को इधर लेना है और अब आपको 48 को 32 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 48 अपॉन 32। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ये जाएगा और आपके पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है 16। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 ये आपका डिनोमिनेटर हो गया और कोसेंट आपके पास में क्या है 1 और रिमाइंडर आपके पास में क्या बच रहा है 16। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 32 को हमने क्या किया था, 48 को यहाँ लिया था और 32 को अब हम यहाँ लेंगे तो 32 इक्वल टू, अब हमको उसको क्या करना है 16 से डिवाइड करना है। तो जब आप 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 ज़ा 32। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारे पास में क्या बच रहा है 0।
तो अब जब जैसे ही रिमाइंडर आपके पास में 0 बच जाए तो अब आप समझ लीजिए ये जो है क्या, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बच रहा है उस स्टेप का जो डिनोमिनेटर है वही हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से आप यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके किसी भी दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये केवल दो नंबर्स के लिए ही काम करता है। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लें। हमारे पास में दो नंबर था 128 और 48। जो 128 है उसको 48 से डिवाइड किया और जो उसका कोसेंट आया उसको 48 इंटू कोसेंट प्लस उसका जो रिमाइंडर आया 32 के रूप में लिखा। फिर इस 48 को हमने बाहर लिया। अब इस 48 को हमने जो रिमाइंडर 32 था उससे डिवाइड किया। अब 32 और कोसेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है और उससे जो रिमाइंडर बचा उसके एडिशन के रूप में हमने इसको लिखा। फिर अब इस 32 को हम इस रिमाइंडर 16 के मल्टीपल और रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं। तो जब हमने 32 से क्या किया, 32 को 16 से डिवाइड किया तो हमें कोसेंट मिला 2 और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आए तो उस समय पे जो आपका डिनोमिनेटर है यही आपका क्या होता है, HCF होता है। मीन्स 128 और 48 का HCF क्या है, 16। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आप किसी भी दो नंबर्स के HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। मीन्स हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में या प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हर नंबर के लिए यूनिक होता है। ये बात की बात है कि उसका जो ऑर्डर है कि कौन सा प्राइम नंबर पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये यूनिक ना हो तो भी चलता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्डर बदलने से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है वो कभी भी चेंज होता नहीं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम का उपयोग करके हम किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी नंबर का हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक नंबर है 156, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। हमने 156 को इस तरीके से लिखा। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ध्यान रखिए डिवीजन के लिए केवल आप प्राइम नंबर्स का ही यूज करेंगे। अब ये 156 जो है ये क्या है, इवन नंबर है। इट मीन्स ये डिवाइड होगा तो किससे डिवाइड होगा, इवन नंबर से डिवाइड होगा। पर हमारी कंडीशन क्या है कि जिस नंबर से डिवाइड करें वो प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा कोई नंबर है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो? यस, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 78। अगेन ये इवन नंबर है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब जो हमें 39 मिला है ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इस ऑड नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, किसी ऑड प्राइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3 से डिविजिबल लग रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये जो 13 है ये खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो ये केवल किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो अब आप देखें तो हम 156 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका 156 का। और चूंकि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ये कहलाता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन
निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को आप। अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि एफटीए का जो मेन एप्लीकेशन है वो है किसी नंबर्स का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, और एचसीएफ और एलसीएम का उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या रिलेशन होता है वो भी हम इस थ्योरम का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो भाई ये एक एक जो एप्लीकेशन है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अरिथमेटिक है उसका उपयोग किसी नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। देखते हैं आपको करना क्या है। सपोज हमारे पास में ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 8, 9 और 25। पहले तो आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, या यूं कहें 2 raised to the power 3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? 8 को। देन बारी है 9 की। 9 को हम डिवाइड करते हैं। ये एक ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। मीन्स 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, और इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। फिर जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में दैट इज 25। इस 25 को हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स ये जो 25 है इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसको पावर के रूप में लिखेंगे क्या? 5 स्क्वायर। अब हमेशा ध्यान रखिए कि हर नंबर का एक फैक्टर 1 भी होता है। हर नंबर का एक फैक्टर क्या होता है? 1 भी होता है। और अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए ये एग्जांपल सही नहीं है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ 2 है पर 2 बाकी दो में नहीं है। यहाँ 3 है ऊपर बाकी दो में जो 3 नहीं है। 5 यहाँ है पर बाकी दो में 5 नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है। कॉमन है तो केवल क्या? 1। तो इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ है वो क्या है? 1 है। इस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक जो नंबर्स हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एफटीए। एफटीए मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 48 एंड 28। इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 48 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 48 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम इस 48 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर इसको पावर के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3 इंटू
3 रेज टू द पावर 1। अब जो नेक्स्ट नंबर है 28, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 2 से किया, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो इस 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो 1 को ना लिखे तो भी चलेगा, इंटू 7। और इसको जब पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 7। अब करना क्या है हमको, 48 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या मिले, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, और 28 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 7। अब आपको यहाँ देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। दोनों जगहों पे 2 अवेलेबल है। अब 2 देखने के बाद आपको देखना है कि ये जो कॉमन फैक्टर 2 है इसका मिनिमम पावर क्या है। क्या देखना है आपको, मिनिमम पावर क्या है। मिनिमम यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 3, तो मिनिमम कौन हुआ, 2। इसका मतलब है कि इनका जो HCF है इनका 48 और 28 का, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2। ये है एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। चलिए अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इस थ्योरम का उसको हम देखते हैं। अब इस थ्योरम का यूज करके हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, ये हमारे पास में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12, 15 और 21। तो सबसे पहला जो काम हमारे पास में है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, 12, 15 और 21 का। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर है 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। और लास्ट जो नंबर हमारे पास में है दैट इज 21। आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 से डिवाइड होगा ये, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 12 को हम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और पावर्स के रूप में अगर लिखिए फैक्टर्स को तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट जो है 15, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और पावर के रूप में लिखना चाहें तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एंड नेक्स्ट है 21। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, अगेन पावर में लिखना चाहें तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तो हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को एक बार लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ इंटू 3, फिर 3 लिख लिया हमारे पास में, यहाँ बचा 5, फिर यहाँ 3 यूज कर लिया हमने, बचा क्या, 7। तो जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिख लिया, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। अब हम क्या करेंगे कि जैसे 2 को लिया हमने, देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर तीनों नंबर में कहाँ पर है, 2 केवल फर्स्ट नंबर में है और उसका पावर क्या है 2, तो हमने वो 2 लिख दिया, पावर को 2 ले लिया। फिर 3 है, देखिए तीनों जगहों पे 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तीनों जगहों पे ही 3 का पावर क्या है, 1 है, तो 1 ले लिया। फिर नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 5। 5 जो है केवल दूसरे नंबर पे है और उसका जो पावर है वो 1 है, तो उसका भी पावर हमने क्या ले लिया, 1। वैसे ही 7 केवल थर्ड नंबर पे है और उसका पावर क्या है, 1 है, तो उसे भी ले लिया। तो ध्यान रखना कि एलसीएम निकालते समय किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है। HCF में हमने केवल वही फैक्टर लिया था जो सारी संख्याओं में कॉमन था, और उनका जो पावर है वो सबसे छोटा वाला पावर यूज किया था। पर एलसीएम में क्या करते हैं, जितने फैक्टर हैं चाहे वो कॉमन हो या ना हो सबको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स में किस नंबर में सबसे ज्यादा पावर है, सबसे बड़ा पावर है, उस सबसे बड़े पावर को हम ले लेते हैं।
तो अब हमारे पास में एलसीएम क्या आ रहा है, 2 to the power 2 मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम क्या आ रहा है, 420। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं एफटीए का यूज करके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और मैक्सिमम टाइम पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका यूज करके हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव करना है हमें, ये कहता है कि किसी भी नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता। हमारे पास में ये दो नंबर है, क्या, 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो हम 26 और 91 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया 26 फैक्टराइज किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 1 जा 13। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास में दैट इज 91। 91 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अगेन 13 1 जा 13। तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 इंटू 13, और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 7 इंटू 13। अब अगर हमको HCF निकालना है तो HCF में क्या होता है, HCF ऑफ 26 91 क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उनको लिया जाता है। तो इनके बीच में कॉमन क्या है, केवल 13 ही कॉमन है, तो हमने ले लिया 13, और 13 का भी सबसे लोवेस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे 13 का पावर 1 है, मीन्स HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 13। और जब हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालते समय हमको सारे जो फैक्टर्स हैं उसको लेना है। तो ऊपर में देखें तो 2 है इंटू 13 है, नीचे देखो तो 7 और 13 है। तो 13 तो लिख लिया है हमने पहले से, 7 ही बचा है। अब हमें सबसे बड़े पावर को लेना है, तो यहाँ पे सबका पावर 1 ही है, तो 1 ही सबसे बड़ा पावर है। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया, 2 13 जा 26 इंटू 7, देन 26 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया, 182। अब ये कह रहा है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करिए, मीन्स HCF इंटू LCM, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या है हमारे पास में, HCF 13, LCM क्या है 182, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2366। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। नंबर क्या है हमारे पास में, 26 एंड 91, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2366। तो आप देखिए कि दो नंबर्स मीन्स 26 और 91 के LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उन नंबर्स मीन्स 26 और 91 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हमने किसका यूज किया, FTA का यूज किया। FTA मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए अब हम देखते हैं रेशनल नंबर को। मैंने पहले ही आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जब हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं
डेसिमल के रूप में उसको जब लिखते हैं तो हमें नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलता है। मीन्स ना तो रिमाइंडर 0 होता है और ना ही जो कोसेंट है उसमें जो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं वो किसी पैटर्न पे रिपीट नहीं होते। कुछ भी रैंडमली नंबर जनरेट होता है इसमें इरेशनल नंबर्स में। जनरली ये जो इरेशनल नंबर्स हैं, इन इरेशनल नंबर्स को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर लिखे हुए हों वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई भी इरेशनल नंबर होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है इसमें हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है, इस मेथड के साथ साथ हमको एक थ्योरम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे कहा जाता है, इस थ्योरम के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं कि अगर कोई नंबर PA² को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। P अगर किसी नंबर A² का फैक्टर है तो वो A का भी फैक्टर होगा। इन 2 थ्योरम्स का यूज करके हम किसी भी इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन का हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास कहने का मतलब है कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये नंबर आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो आपको करना क्या है कि आपको ये मान के चलना है कि वो इरेशनल नहीं है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अपने आप एक नया विरोधाभास पैदा हो जाएगा, एक नया कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा, जिससे ये हमको समझ में आएगा कि हमने जो इनिशियली कोई चीज़ अज्यूम किया था कि हमने इसको मान लिया कि रैशनल नहीं है या रैशनल है, वो हमारा अजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है। तो ये कहलाता है प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास का उपयोग करके किसी को प्रूफ करना। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास में, इस थ्योरम का भी उपयोग किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए किया जाता है। ये थ्योरम कहता है कि हमारे पास में कोई एक प्राइम नंबर P है और ये प्राइम नंबर P जो है A² को डिवाइड करता है, तो निश्चित रूप से ये नंबर P जो है वो A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सपोज हम मान लेते हैं कि लेट प्राइम फैक्टर ऑफ A is P1, P2, P3, and so on, Pn है। A equal to P1 into P2 into P3 into and so on into Pn। Now जब हम A को A से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn से। तो ये क्या हो जाएगा, A² इक्वल टू P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन Pn का स्क्वायर। थ्योरम में हमें दिया हुआ है कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A²। इट मीन्स P इज वन ऑफ P1, P2, P3 एंड सो ऑन, Pn। मतलब अगर P जो है A² का प्राइम फैक्टर है तो निश्चित रूप से P जो है ये P1, P2, P3 एंड Pn में से ही कोई एक है। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक A विल बी डिविजिबल बाय P। यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना था। इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 25² और हमको पता है कि 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ
25 स्क्वायर। तो अभी ये जो 25 स्क्वायर को हम जब अंडर रूट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, 25। इसका मतलब है कि ये जो 5 है वो इस 25 का भी फैक्टर होना चाहिए। और हमको पता है कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर 5 25 स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो 5 जो है वो 25 का भी प्राइम फैक्टर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर से हम जो मेथड है, कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड है, विरोधाभास वाला जो मेथड है, हम उसका उपयोग करते हैं और ये मान लेते हैं कि लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट अंडर रूट 5 एज p बाई q। मीन्स अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम अंडर रूट 5 को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। अगर p बाई q को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। सपोज उस कॉमन फैक्टर को कट करने के बाद वी गेट a एंड b को प्राइम नंबर। मीन्स अब a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखने से समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर जो है उसका एक फैक्टर क्या है, 5 है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, 5 इंटू बी स्क्वायर के। मतलब a स्क्वायर का फैक्टर कौन है, 5 और b स्क्वायर। इसका मतलब है कि a स्क्वायर का एक फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। नाउ सपोज a इज इक्वल टू 5c। क्यों? क्योंकि 5 जो है a का एक फैक्टर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब हम इस a को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर और हमने a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 5c का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर और फिर जब इस 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर, जो कि आगे सॉल्व करने पर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब फिर से आप यहाँ पर देखिए कि ये जो b स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया है, 5c स्क्वायर के इक्वल हो गया है। मतलब b स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया है, 5 और c स्क्वायर। इसका मतलब है कि b का भी एक फैक्टर होगा कौन, 5। तो हमने देखा कि a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है, जबकि हम पहले मान के क्या चल रहे थे कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। पर अभी यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ हमें पता चला कि का जो फैक्टर है वो 5 है और b का भी फैक्टर क्या है, 5 है। मीन्स देयर इज अ कॉमन फैक्टर 5 इन a एंड b, जो कि हमारे अजम्पशन के खिलाफ है, हमारे अजम्पशन के विरुद्ध है। जो हमने माना था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है उसके विरुद्ध है। क्यों हमें ऐसा मिल रहा है, क्योंकि हमने जो इनिशियली मान लिया था कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये मानना ही हमारा गलत था। सो हमारा ये मानना कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो ही गलत है। इसका मतलब है कि अंडर रूट 5 रैशनल नहीं, इरैशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन जो हैं वो आप बना सकते हैं।
अगर इस यूनिट के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था वन शॉर्ट वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 रियल नंबर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस चैप्टर में दिए हुए सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।